तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में जानेंगे, ठीक है। और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, ठीक है। अगर आप लोगों में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग इसमें जानेंगे फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है, हिस्टोरिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। इसमें इंग्लैंड के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यूएसए, फ्रांस और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कैसे डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, उसका ग्रोथ कैसे हुआ है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिस्टोरिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। प्रशासनिक कानून का ऐतिहासिक विकास और वृद्धि, ठीक। तो चलिए, इसमें बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक है। तो एक ही साथ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है टू एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ है वो पब्लिक लॉ का एक ब्रांच है, ठीक है, जो कि डील करता है पोजीशन, पावर, ड्यूटी, राइट्स, लाइबिलिटी ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के विभिन्न ऑर्गन, जो वेरियस ऑर्गन्स हैं, उसके कंपोजिशन का, पावर का, ड्यूटीज का, राइट्स का और लाइबिलिटीज का बात करता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। साथ ही साथ ये सिर्फ लॉ को कोडिफाई नहीं करता है, बट रेगुलेट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, लेकिन यह एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी को रेगुलेट और उसका एक्सक्यूशन करता है, ठीक है, एक्सिक्यूटिव फंक्शन। उसका जो एक्सिक्यूटिव फंक्शन है, मतलब कार्यपालिका का जो कार्य है, उसको भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक। यहाँ पे हिंदी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को अगर हिंदी देखना है, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इन इन 19th सेंचुरी द स्टेट वाज अ पुलिस स्टेट, ठीक है। 19वीं शताब्दी में स्टेट क्या था, पुलिस स्टेट था, ठीक है, जिसका प्राइमरी फंक्शन लिमिटेड था, ठीक है। जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या था, लिमिटेड था। सिर्फ क्या करता था वो, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोटेक्टिंग द नेशन फ्रॉम द फॉरेन एग्रेशन, ठीक है। सिर्फ उसका काम था, मतलब 19th सेंचुरी में जो स्टेट का कार्य था वो एक पुलिस स्टेट था। उसका जो प्राथमिक कार्य जो था वो लिमिटेड था, ज़्यादा ब्रॉड नहीं था, ठीक है। वो लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करता था, ठीक है, और नेशन को क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था फॉरेन एग्रेशन से, बाहरी जो आक्रमण होते थे उससे ये क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था। हाउएवर, जबकि 20th और 21st सेंचुरी में क्या हुआ, इट ट्रांसफॉर्म, ये चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू वेलफेयर स्टेट, ठीक है। वेलफेयर स्टेट में ये ट्रांसफॉर्म हो गया, टेकिंग केयर ऑफ सिटीजन फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव, ठीक है। सिटीजन को क्रेडल टू ग्रेव से क्या करने लगा, प्रोटेक्ट करने लगा, ये वेलफेयर स्टेट बन गया, ठीक है। दिस एक्सपेंशन ऑफ स्टेट फंक्शंस लेड टू दी रैपिड ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। यह जो स्टेट का जो एक्सपेंशन है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ किया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो ये ग्रोथ था वो काफ़ी तेज़ किया, ठीक है। मतलब आज के जो स्टेट हैं वो सिर्फ बाहरी एग्रेशन से ही हमको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वे वेलफेयर स्टेट बन गए हैं। हमको फूड, एजुकेशन, हेल्थ, रोड, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 19वीं शताब्दी राज्य से एक पुलिस, ठीक है, पुलिस राज्य था, ठीक है। एक जबकि 20वीं 21वीं सदी में वो कल्याणकारी राज्य में बदल गया, जो नागरिकों को पालने से लेकर शमशान तक, ठीक है, क्रेडल टू ग्रेव, ठीक है, देखभाल करता है। तो आप लोग हिंदी में भी अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर आप लॉ कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है इंग्लिश समझना और पढ़ना। भले आप हिंदी में ही एग्ज़ाम दीजिए लेकिन इंग्लिश को भी समझते चलिए, क्योंकि आप अगर हाई कोर्ट में जाएंगे तो आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे, भले एक दो एडवोकेट या जज साहब थोड़ा बहुत हिंदी में बोल लेंगे, लेकिन सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, सब इंग्लिश में ही होगा, इसीलिए आप इंग्लिश को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलिए, सेकेंड टॉपिक है हिस्टोरिकल ग्रोथ, हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जो कि हमने सिलेबस में देखा था, ठीक है।
यूनाइटेड किंगडम के बारे में देखेंगे। देखिए, हिस्टोरिकली इंग्लैंड डिड नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है, ऑफिशियली इसने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ठीक है, लॉ फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, लंबे समय तक इसने अभी तो रिकॉग्नाइज किया है, यहाँ डिड का उपयोग हुआ है, ठीक है ना। इंग्लैंड ने ऑफिशियली लंबे समय तक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। इन हिज फेमस बुक इंट्रोडक्शन टू ए स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1885, अल्बर्ट वैन डाइसी, ठीक है, जिसको एवी डाइसी के नाम से जाना जाता है, आप लोगों को पता ही है, एवी डाइसी ने का रूल भी पता होगा आप लोगों को, कमेंट में बताइएगा एवी डाइसी ने कौन सा रूल दिया था, ठीक है। तो एवी डाइसी डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड में एवी डाइसी ने अपने बुक में इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उसने क्या कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को इंग्लैंड में डिनाई कर दिया। ही आर्ग्यूड द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ, ठीक है, उसने आर्ग्यू किया कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है, विच मीन्स एवरीवन इज इक्वल बिफोर द ऑर्डिनरी लॉ, जिसका मतलब होता है कि सभी लोग ऑर्डिनरी लॉ के इक्वल हैं, ठीक है, ऑफ द लैंड, मतलब जो हमारी भूमि है, देश है, उस देश का जो ऑर्डिनरी लॉ है उसके सभी इक्वल हैं, ठीक है। एंड देयर इज नो सेपरेट कोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोई दूसरा सेपरेट कोर्ट नहीं है। यहाँ पे हिंदी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए, प्रशासनिक एविडाइसी ने 1885 में इंग्लैंड में प्रशासनिक कानून को के अस्तित्व को नकार दिया था, ठीक है। उसका मानना था कि देश के सामान्य कानून के सामने हर कोई समान है और सरकारी अधिकारियों के लिए कोई अलग अदालत नहीं है, ठीक। हिंदी में भी आप पढ़ के देख सकते हैं। एविडाइसी हैवीली क्रिटिसाइज द फ्रेंच सिस्टम ऑफ ड्रोइड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, उसने क्रिटिसाइज फ्रेंच सिस्टम को काफ़ी क्रिटिसाइज किया, जबकि डाइसी व्यू वाज फ्लेव्ड, ठीक है। इवन ड्यूरिंग हिज टाइम द ब्रिटिश क्राउन पोजेस्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीरोगेटिव पावर एंड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड एग्जिस्टेड, ठीक है। डाइसी ने फ्रांस की ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक अदालतों की प्रणाली को कड़ी आलोचना की थी, हालांकि डाइसी का यह दृष्टिकोण क्या था, त्रुटिपूर्ण था, ठीक है, फ्लेव्ड, ठीक है। उसके समय में ब्रिटिश क्राउन के पास असाधारण विशेषाधिकार की शक्तियां थी, विभिन्न प्रशासनिक बोर्ड अस्तित्व में थे, ठीक है। बाय 20th सेंचुरी ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टार्टेड delegating legislative power to executive due to lack of time and technical expertise, ठीक है। उसने क्या किया, जो लेजिस्लेटिव पावर था वो एक्सिक्यूटिव को देने लगा। देखिए यहाँ पे डेलीगेटिंग, स्टार्टेड डेलीगेटिंग लेजिस्लेटिव पावर टू द एक्सिक्यूटिव, ठीक है, जो क्या करने लगा, लेजिस्लेटिव जो पावर था उसका डेलीगेशन करने लगा, मतलब दूसरे के ऊपर कुछ चीज हद तक एक्सिक्यूटिव को देने लगा, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, ठीक है। अब मान लीजिए किसी चीज़ में पार्लियामेंट के मिनिस्टरों के पास जो लॉ बना रहे हैं उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो जो उसमें एक्सपर्टीज है उसको सौंपने लगे, ठीक है, तो एक्सिक्यूटिव में आ जाएंगे, ठीक है ना। इन 1932 डोनोगमोर कमेटी का अपॉइंटमेंट किया गया, ठीक है, कमेटी ऑन मिनिस्टर्स पावर वाज अपॉइंटेड, ठीक है। देखिए, डोनोगमोर कमेटी बनाया गया था 1932 में इंग्लैंड में, विच एक्सेप्टेड द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन हैड बिकम एन इनएविटेबल रियलिटी, ठीक है। तो उसने इसको स्वीकार किया था, जो लेजिस्लेटिव लोग हैं, मतलब लेजिस्लेटिव जो पावर है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव को दिया जा रहा है, ठीक है, तो उन्होंने इसको स्वीकार किया था, ठीक है। टुडे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज फुली रिकॉग्नाइज्ड इन यूके, आज के समय में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूरी तरह से यूके में क्या है, रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी आप पढ़ सकते हैं स्टॉप करके वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इन यूएसए ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाज इनिशियली रेसिस्टेड बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, गिवन बाई मॉन्टेस्क्यू, ठीक है।
कह रहे कि यूएसए में एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रोथ को शुरुआत में बहुत रेसिस्ट किया गया क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर पर रेस्ट्रिक्शन था। मतलब आप लोगों को पता ही है आज के समय में भी वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है, मतलब सारी शक्तियाँ किस में निहित होती हैं, सारी शक्तियाँ प्रेसिडेंट में निहित होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन डेलीगेशन एक्सप्रेस्ड इन मैगजीम, ठीक है। और उन्होंने किसका पालन करते थे, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन डेलीगेशन, ठीक है। अब मैगजीम क्या है, डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर, ये एक मैगजीम है, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका मीनिंग ढूंढ के कि इसका मीनिंग क्या होगा। इसका हिंदी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं। हाउएवर विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन द 19th century द यूएस कांग्रेस फाउंड इट impossible to regulate complex socio-economic sector like railways, trade, labor practice, etc. देखिएगा कह रहा है कि जबकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन 19th सेंचुरी का जो था यूएस में, उस समय यूएस कांग्रेस ऐसा पाया कि यूएस कांग्रेस फाउंड इट इम्पॉसिबल, कि असंभव है रेगुलेट करना कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर को, जैसे कि रेलवे है, ट्रेड है, लेबर है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया, जिसके पास भाई पैसा है वो अपना करे, ठीक है। तो आज के समय में जो इंग्लैंड का जो रेलवे वोलवे है चाहे, ठीक है, वो पूरा क्या है, प्राइवेट है। आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ की रेलवे कुछ खास ज़्यादा भारत से ज़्यादा बेटर नहीं है, ठीक है। बस वहाँ व्यवस्थाएं और ये करप्शन और ऑप्शन से रिलेटेड थोड़ा कम है, ठीक है। और वहाँ जो है पूंजीपति लोग ज़्यादा हैं इसीलिए वहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एज अ रिजल्ट इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसीज लाइक द इंटरेस्ट ऑफ कॉमर्स कमीशन वर रिलेटेड इन 1887, ठीक है। हिंदी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो लोग यहाँ देख सकते हैं स्टॉप करके वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रियल टर्निंग पॉइंट केम इन 1930 विद द प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट न्यू डील पॉलिसी टू काउंटर द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। देखिए रियल टर्निंग पॉइंट केम इन 1930, जो रियल टर्निंग पॉइंट था, मुड़ाव जो था, घुमाव या जो भी उतार चढ़ाव यूएस में, वो 1930 में आया विद प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जब प्रेसिडेंट वहाँ के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आए तो उन्होंने न्यू डील पॉलिसी लाया ग्रेट डिप्रेशन को कम करने के लिए, महान डिप्रेशन समझ रहे हैं ना, को कम करने के लिए उन्होंने न्यू डील पॉलिसी लाया। अ मैसिव नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वर इस्टेब्लिश, ठीक है। बहुत बड़े तादाद में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। टू रेगुलेट दीज एजेंसीज एंड प्रोटेक्ट द सिविल लिबर्टीज यूएस कांग्रेस पास द लैंडमार्क एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट, ठीक है, इन 1946। तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट एपीए 1946 में पास किया, विच कोडिफाइड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन यूएसए, जो कि यूएसए में प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को क्या करता है, कोडिफाई करता है। देख लीजिए भारत में, बताइए कि कोई ऐसा कोडिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वास्तविक मोड़ 1930 के दशक में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की महामंदी से निपटने के लिए लाई गई थी, ठीक है, न्यू डील नीति। ये हिंदी में पढ़ सकते हैं आप लोग स्टॉप करके वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया यार, चलिए आगे। हिस्टोरिकल ग्रोथ इन फ्रांस, फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। ड्रोइट एडमिनिस्ट्रेटिव, चलिए फ्रांस इज कंसीडर द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। फ्रांस को मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या माना जाता है, बर्थ प्लेस माना जाता है, ठीक है, जन्म स्थान
माना जाता है। देखिए, द फ्रेंच सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज नॉन एज ड्रोइट एडमिनिस्ट्रेटिव। कह रहे कि फ्रेंच जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसको ड्रोइट एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम से जाना जाता है, विच मीन्स, जिसका मतलब है डिस्टिंक्ट बॉडी ऑफ रूल गवर्निंग दी ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि जो एक अलग प्रकार का गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, बॉडी है, ठीक है, अलग प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्निंग बॉडी है, एंड रेगुलेटिंग रिलेशन विद सिटीजन, जो कि सिटीजन के साथ इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, संचालित करता है। यहाँ पढ़ सकते हैं, हिंदी में आप लोग देख सकते हैं। देखिए, जिसका अर्थ नियमों एक विशिष्ट समूह को सार्वजनिक प्रशासन के संगठन शक्तियों कर्तव्यों को नियंत्रित करता है और नागरिकों के साथ उसके संबंधों का नियमित करता है, ठीक है, संबंधों को नियमित करता है। आगे देखते हैं, द हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन फ्रांस इज डीपली रूटेड इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, यह फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है ऑफ 1789, ठीक है, 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस इसका रूट इससे है, किस का रूट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का रूट जो है, डीप रूट किससे जुड़ा हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से, ठीक है। बिफोर रिवॉल्यूशन द ऑर्डिनरी कोर्ट नॉन द पार्लियामेंट वर हाईली करप्ट एंड फ्रिक्वेंटली इंटरफेयर विद द किंग्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हैं भारत में जो है करप्शन हाई लेवल पे है, उसी प्रकार वहाँ पे भी हाईली करप्ट एंड फ्रिक्वेंटली इंटरफेयर विद द किंग्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ठीक है। तो उस समय वहाँ पे भी काफ़ी करप्शन था, ठीक है। यहाँ पे हिंदी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए, सामान्य अदालतें अत्यधिक भ्रष्ट थीं और राजा के प्रशासनिक सुविधा में बार बार हस्तक्षेप करती थी। देयरफॉर, इसीलिए आफ्टर रिवॉल्यूशन के बाद लीडर्स सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव, इसीलिए वहाँ जो है जो लीडर्स थे वहाँ के फ्रीडम फाइटर, उन्होंने जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव को क्या कर दिया, अलग कर दिया। इन 1790 लॉ वाज पास्ड विच स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑर्डिनरी कोर्ट फ्रॉम द इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। 1790 के दशक में जो है लॉ द्वारा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया था ऑर्डिनरी कोर्ट को, किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में क्या करने के लिए इंटरफेयर करने से प्रोहिबिट कर दिया गया था, पाबंदी, मतलब उस पर रोक लगा दी गई थी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में जो है मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, किसको, ऑर्डिनरी कोर्ट को। दिस गेव राइज टू द यूनिक डुअल कोर्ट सिस्टम इन फ्रांस, जो कि एक यूनिक मतलब विशेष डुअल कोर्ट सिस्टम जो है एस्टेब्लिश किया। ऑर्डिनरी कोर्ट फॉर प्राइवेट डिस्प्यूट के लिए ऑर्डिनरी कोर्ट, मतलब प्राइवेट डिस्प्यूट के लिए क्या, ऑर्डिनरी कोर्ट, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट फॉर एक्जीक्यूटिव डिस्प्यूट, और एक्जीक्यूटिव जो डिस्प्यूट होता था उसके लिए एक्जीक्यूटिव कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक। हिंदी आप लोग यहाँ से देख के स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। द रियल फाउंडर वाज लेड बाय द नेपोलियन बोनापार्ट इन 1799, जो रियल फाउंडर था इसका नेपोलियन को माना जाता है 1799 में, बाय इस्टेब्लिशिंग द काउंसिल डी एट, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट। इनिशियली द काउंसिल डी एट वाज मेरली एन एडवाइजरी बॉडी टू हेल्प द गवर्नमेंट, ठीक है। जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने 1799 में काउंसिल ऑफ इटेट डी एटेट मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट का निर्माण किया था। इसका मुख्य काम था, मेरली एडवाइजरी बॉडी था, टू हेल्प द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है। यहाँ पे हिंदी आप देख सकते हैं। हाउएवर, जबकि थ्रू द बेलेंको केस 1773 द काउंसिल डी एट गैंड इंडिपेंडेंट जुडिशियली स्टेटस, ठीक है। तो उसके बाद से इंडिपेंडेंट जो काउंसिल डी एट था उसने इंडिपेंडेंट जुडिशियल स्टेटस प्राप्त कर लिया बने ब्लैंको केस के बाद, ठीक है। इन दिस लैंडमार्क केस इट वाज हेल्ड एट द लाइबिलिटी ऑफ स्टेट फॉर इंजरी caused to citizen by public servant cannot be governed by the private civil court, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर
इंजरी कोई होती है सिटीजन को पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तो गवर्न नहीं किया जा सकता किसके द्वारा, प्राइवेट सिविल कोर्ट के द्वारा। इट मस्ट बी डिसाइडेड बाई स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल, तो वो किससे डिसाइड होगा, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल से डिसाइड होगा, एंड सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, और उसके लिए एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ हिंदी आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनलाइक द कॉमन लॉ कंट्रीज, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाज नॉट क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर बट वाज डेवलप्ड इंटायरली थ्रू द केस लॉ। ठीक है, फ्रांस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि वो उसका विकास कहाँ से हुआ है, इंटायरली थ्रू केस लॉ। ठीक है, किसके द्वारा हुआ है, केस लॉ के द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिएगा। केस लॉ जुरिस्प्रूडेंस ऑफ काउंसिल डी स्टेट। Today, it is highly prized for the protecting citizens against the misuse of government power more effectively than many other system। जो कि आज हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम कोई नहीं है कि वो जो सिटीजन के जो राइट्स जो हैं, कोई भी चाहे कहीं भी उनके साथ करप्शन हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। अब सोचो किसी पब्लिक सर्वेंट पे केस करने के लिए उसके हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, हैं? दरोगा अगर मान लो कोई अपराध कर दिया तो पूरी पुलिस बिरादरी उसको बचाने के लिए लग जा रही है। बताइए, ऐसा होना चाहिए? तुरंत उस पर एफआईआर हो कर उसको कोर्ट में पेश करो, उस पर सजा का जो प्रावधान है उसको सजा दिलाओ, तब ना लोगों का विश्वास बढ़ेगा पुलिसिया पे। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हिस्टोरिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब भारत के बारे में है, शायद ये लास्ट है या इसके बाद भी कोई है, चलिए देख लेते हैं, इसके बाद होगा तो देख लिया जाएगा। तो हिस्टोरिकल ग्रोथ ऑफ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया किसका हम लोग पढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। प्री इंडिपेंडेंस एरा में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशिएंट मौर्य एंड गुप्ता पीरियड से इसको जोड़ा जा रहा है, एंड मुगल एरा से भी। वर मेकिंग एक्सरसाइज वास्ट सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो इसका ग्रोथ है काफ़ी पुराना रहा है। ठीक है, मुगल काल से इसको और मौर्य और गुप्ता पीरियड से इसको जोड़ा जा रहा है। हाउएवर, जबकि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजीम। ठीक है, लेकिन मॉडर्न जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो ब्रिटिश काल से इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी चेंज फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी बॉडी टू अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कमर्शियल बॉडी से किसमें चेंज हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द सेवरल एक्ट्स लाइक द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द स्टेज कैरेज एक्ट, है ना, 1861, एंड डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939, which granted the discretionary and emergency power to executive maintain control over India। ठीक है, तो ये सब एक्ट पास किए थे ये लोग भारत पे कंट्रोल करने के लिए। वहीं से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की शुरुआत होती है। क्या बार बार खुल जा रहा है यार, कहाँ है ये? तुम भाई इधर साइड में हो जाओ, इधर हो जाओ साइड में। ठीक, चलिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में विद द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्शन के समय 1950 में इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट। भारत एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट बन गया। आर्टिकल 38 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द स्टेट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपुल बाय सिक्योरिंग अ जस्ट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, 38 क्या बोलता है, वेलफेयर स्टेट का बात करता है, वेलफेयर ऑफ द पीपुल का बात करता है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद का काल आप लोग पढ़ लीजिएगा, हिंदी में आ जाइए। टू अचीव दिस द गवर्नमेंट entered into various fields like public health, education, transport, housing, industrial development। देखिए, इस चीज को जो है वेलफेयर ऑफ द पीपुल को अचीव करने के लिए क्या किया सरकार ने, वेरियस
फील्ड में एंटर किया, ठीक है, पब्लिक हेल्थ में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, हाउसिंग में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ठीक है। दिस रिजल्टेड इन मैसिव expansion of administrative power leading to the creation of a statutory body and tribunal like the Central Administrative Tribunal CAT, ठीक। अब आ जाइए अगला पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के मिसयूज से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि अगर कोई मिसयूज कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहाँ रोकेगा। तो द इंडियन जुडिशरी प्लेड अ pivotal role in developing administrative law to ensure that the executive does not abuse its expanded power. The constitution provides mechanism for judicial review, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, ठीक है, अगर कोई मिसयूज करता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का उपयोग करके उसको रिव्यू किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का उपयोग करके। देखिए तो क्या क्या है वो आर्टिकल, तो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है। 32 में आप डायरेक्ट फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और 26 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इसमें ये क्या करती हैं कोर्टें, सुप्रीम कोर्ट 32 में क्या करती है, रिट 5 रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट 226 में भी 5 रिट के अलावा भी और भी रिट जारी कर सकता है। मतलब हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से कब, रिट जारी करने में। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, देखिए कौन कौन सा रिट्स होता है, हबीज कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो और सर्सियोरेरी, ठीक है। टू कंट्रोल आर्बिट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ठीक है, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन गलत तरीके से लिया जा रहा है तो इस रिट के माध्यम से हम उसको रोक सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आर्टिकल 136 की क्या है, स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में बात करते हैं, एसएलपी के बारे में। एसएलपी क्या करता है, अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, ठीक है। स्पेशल लीव पिटीशन क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि किसी के अगेंस्ट में भी अगर डिसीजन आया, कोई भी डिसीजन आया है तो उस पर सुनवाई कर सकता है। 300 में क्या है, डिफाइन द लाइबिलिटी ऑफ स्टेट इन टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक। अब 7वां आ जाइए, लैंडमार्क केस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन कौन से लैंडमार्क केस हैं। तो देखिए पहला केस है राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट इज को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, वो को एक्सटेंसिव होना चाहिए किसके साथ, लेजिस्लेटिव पावर के पास। द एक्सिक्यूटिव कैन एक्ट even without a specific legislation sanction provided it does not infringe upon the fundamental right or existing law, ठीक है। करेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऐसे काम करेगा, माने एक्सिक्यूटिव ऐसे काम करेगा कि वो बिना किसी फंडामेंटल राइट और एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट किए अपना कार्य पूरा करे, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। देखिए बशर्ते वह बिना मौलिक अधिकार या मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करे, कार्यपालिका विशिष्ट विधायी मंजूरी बिना भी कार्य कर सकती है। एक करई पाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें क्या बोला गया था, द केस ब्लॉट द लाइन बिटवीन द क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस apply to the purely administrative function as well as if they affect the right of citizen। कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पे यदि वो अफेक्ट करता है किसी भी सिटीजन के राइट को। तो एक एक पढ़ लीजिएगा इस पर हिंदी में भी। मेन रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो देखिए एडिक्वेसी ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस, लेजिस्लेटिव प्रोसेस का एडुकेसी बनाता है ये, ठीक है। पार्लियामेंट लैक्स टाइम एंड टेक्निक एक्सपर्टीज टू फ्रेम डिटेल्ड रूल फॉर एवरी सेक्टर, ठीक है। करेक्ट, पार्लियामेंट के पास टाइमों की कमी हो जाती है और एक्सपर्टीज का भी कमी हो जाता है किसी भी डिटेल्ड रूल को क्या करने में,
फ्रेम करने में, बनाने में। अब कह रहा है कि इनएडेक्वेट ऑफ जुडिशियल सिस्टम, कह रहा है कि ट्रेडिशनल कोर्ट आर ओवरबर्डेंड, एक्सपेंसिव एंड फ्लो स्लो, ठीक है, फॉर्मल प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑफर्स एसपीडी एंड चीपर जस्टिस, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल है वो एसपीडी मतलब तेज़ी से और बहुत ही कम किफ़ायती में वो जजमेंट आ जाता है उसका, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का, ठीक है। तो इसी प्रकार आप प्रिवेंटिव कैरेक्टर भी देख सकते हैं, ठीक है। आज ये कंक्लूजन देखते हैं। इन कंक्लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ग्रोथ आउट ऑफ नेसेसिटी, ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ कैसे हुआ, तो नेसेसिटी मतलब हमारी आवश्यकताओं के अनुसार। इट इज़ टूल टू बैलेंस द इमेंस पावर ऑफ वेलफेयर स्टेट विद फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन, ठीक है। तो ये क्या करता है, टूल टू बैलेंस करता है, ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट और इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट है और वेलफेयर स्टेट के द्वारा किया गया जो कार्य है उसके बीच में बैलेंस करता है। इट ग्रोथ रिप्रेजेंट द शिफ्ट फ्रॉम द पैसिव स्टेट टू एन एक्टिव स्टेट, ठीक है, वेयर द अल्टीमेट गोल इज रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। इसका अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल है रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और भी लेक्चर चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भैया इस पे वीडियो बना दीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।